आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया, ईरान हमला क्यों नहीं कर रहा है? ना करे, भगवान करे, युद्ध ना हो, नहीं होगा। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा एडिटोरियल है और इसमें यह बताया है कि अगर ईरान अटैक करेगा या नहीं करेगा, वी डोंट नो, क्योंकि अब तो लगता नहीं। हालांकि जिस तरीके से रीजनल पावर्स एक्ट कर रही हैं, अमेरिका एक्ट कर रहा है, ऐसा लग तो रहा है बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब 2 हफ्ते हो चुके हैं। इट्स बीन 2 वीक्स। 31 जुलाई को हुआ था ना पूरा कांड, और 2 हफ्ते तक तो फिलहाल तो ईरान ने कुछ नहीं किया है। कई बार आया कि 48 घंटे के अंदर अंदर ईरान अटैक कर देगा। पर देखिए, ये जो नए प्रेसिडेंट आए हैं ईरान के, समझदार आदमी है ये। तो ईरान जो है वो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आई, लेकिन वी डोंट नो। अब हर कोई एंटिसिपेट ही कर रहा है। भाई जाहिर सी बात है, समझदार इंसान क्या करेगा? हमला किया तुमने, हम वेट करेंगे। जब तुम सबसे कमजोर हो, जब तुम सोच भी नहीं रहे हो, तब हम हमला करेंगे। जैसे जर्मनी क्यों जीता? ब्लिट्जक्रीग, हिटलर इतनी तेजी से हमला करता था और तब हमला करता था और ऐसी जगह हमला करता था जहां कोई सोच भी नहीं सकता। समझ रहे हो? तो इसीलिए जर्मनी आगे बढ़ता रहा। और अब ईरान करेगा हमला, वो तो आगे जाके पता ही चलेगा, अगले कुछ दिनों में पता ही चल जाएगा। बट हम बात करेंगे कि अगर ईरान हमला करता है तो क्या हो सकता है। ईरान हमला करेगा, नहीं करेगा, और ईरान हमला करेगा तो कितनों के साथ करेगा और उनका स्टेटस क्या है। तो इन सारी चीज़ों पर नज़र डालेंगे। लेकिन उससे पहले बता दो कि हमारी इंडिपेंडेंस डे सेल का आज आखिरी दिन है। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। 10,000 MCQ का कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यूपीएससी लक्ष्य बैच 1 साल का 10,000। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का कोर्स है, ढेरों नॉन अकेडमिक कोर्सेज आपका वेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कम दामों पे मिलेंगे। 300, 250, बल्कि और जगह कोर्स बहुत महंगे मिलते हैं। तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करें। चलो, तो अमेरिका ने क्या किया? सबसे पहले तो हम अमेरिका की देख लेते हैं। देखो, इजराइल तो पेले पड़ा है, करेंगे ऐसी की तैसी, खत्म करेंगे सबको, जो आएगा उड़ा देंगे। तुम आओगे तुमको उड़ा देंगे, तुम आओगे तुमको उड़ा देंगे। मेरे राज्य में कोई बोलने का नहीं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो इजराइल तो मतलब समझिए कि अनस्टॉपेबल फोर्स हो गए है ना। जैसे भगवान शिव थे ना, जब उन्होंने देखा कि ओहो माता सती हो गई, तब उन्होंने एक साइड से सबको खत्म करना शुरू किया। इजराइल ये कर रहा है, लेकिन इजराइल ये भूल गया है कि इसमें अच्छा कौन है, बुरा कौन है। कल मैं वीडियो देख रहा था, एक बाप न्यू बॉर्न बेबीज का रजिस्ट्रेशन कराने गया, वहीं पे बम गिरा, मर गए। तो 40,000 के करीब फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं गाजा में, और कितने और लोग मारे जाएंगे वी डोंट नो। इजराइल इस समय लिटरली बहुत मार रहा है, सबको मार रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेंजामिन नेतन्याहू लगे हुए हैं, कुर्सी बचानी है तो भाई ये सब करना पड़ेगा। और जब तक पूरा गाजा अपने कब्जे में नहीं ले लेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। लेबनान में घुस के फौज शकार को मार दिया, इस्माइल हानियों को मार दिया। तो यही बता रहा है कि भाई हम रुकेंगे नहीं, तुमको जो खड़ाना है उखाड़ लो। अमेरिका कह रहा है कि भाई क्या कर रहे हो। अमेरिका बेचारा, इलेक्शन है, 10 सितंबर को डिबेट होने वाली है, कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप में, मजा आएगी। डोनाल्ड ट्रंप एलोन मस्क का इंटरव्यू देखिएगा क्या ही बोले। तो वही है कि यहाँ पे एलोन मस्क कह रहा हूँ, जो अमेरिका है, अब अमेरिका को ये कि भाई इलेक्शन तक चुप हो जाओ। पिक्चरों में देखे चुनाव तक कुछ नहीं करने का। लेकिन इजराइल बोल रहा हम तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। तुम्हारे यहाँ चुनाव, हमारे यहाँ चुनाव नहीं है। हमको चुनाव करने दो कि हमको क्या करना है, वरना तुमको चुनवा देंगे। समझ रहे हो? तो अमेरिका कह रहा है अरे यार ये लौंडा तो हाथ से निकल गया मेरे। तो अमेरिका कह रहे चलो भैया अब क्या करें, बिगड़ गया है तो फिर अब साथ तो देना ही पड़ेगा। कहता है ना, परिवार में कितना भी कोई नकारा हो, कुछ भी हो, लेकिन आप साथ देते हैं तब भी हैं। तो USS लबून जो है वो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में आ गया है। इनके एयरक्राफ्ट, इनके डिस्ट्रॉयर्स रेड सी को चीरते हुए, स्विस कैनाल से होते हुए तैनात कर दिया है यहाँ पे। USS फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, मतलब USS रूजवेल्ट। चलो मुझे बताओ कि कब से कब तक, इनके बारे में किताब भी पढ़ी थी, इनकी बायोग्राफी भी रिव्यू की है। तो मुझे आप ये बताइए कि कब से कब तक ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कमेंट बॉक्स में। USS बल्कली और 3 एम्बिशियस टास्क फोर्स, मतलब यहाँ पे प्रॉपर शिप जो एकदम मिलिट्री से तैनात है, सबको यहाँ पे है, जिसमें USS वॉस्प, USS ओक हिल और USS न्यूयॉर्क। तो अगर आप टोटल देखा जाए तो ये 6 शिप की तिकड़ी जो है वो खड़ी हुई है यहाँ पे, और इसमें 3 डिस्ट्रॉयर्स खतरनाक हैं और बाकी सब जगह मिलिट्री तैनात है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है हम बस, आप अगर ऑर्डर करता, ईरान अगर स्ट्राइक करता है तो ईरान बचेगा नहीं।
सेलर्स और मरीन्स हैं इस टास्क फोर्स में जो इवैक्यूएशन ऑपरेशन को हैंडल करने में सक्षम है। देखिए जो भी हो, ट्रेड तो हो ही रहा है, स्विस कैनाल से, गल्फ ऑफ एडन से, सब जगह से ट्रेड हो रहा है। ट्रेड नहीं रुका है, बिजनेस रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, इतनी समझदारी सबको है। लेकिन अब क्योंकि ईरान पे हमला हुआ है, ईरान पे क्या, ईरान की धरती पर हमला हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। हूतीज हो गए और हिजबुल्लाह हो गए, मिलके हमला कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम ज़्यादा है। अमेरिका कह रहा है कि भाई कुछ भी करके टेंशन नहीं बढ़ने का, टेंशन बढ़ने नहीं देने का, अब टेंशन नहीं बढ़ने देनी है। डिस्ट्रॉयर्स तो ठीक है, यूएसएस जॉर्जिया जिसमें गाइडेड मिसाइल सबमरीन वो भी भेज दी है कि लो सबमरीन भी तुम ले लो, तुमको जो चाहिए ले लो, लेकिन बस युद्ध मत हो। अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली है कि अगर युद्ध होगा तो हमको ये करना है। ये एक तरीके से गीदड़ भभकी है कि आपके सामने सब हथियार लेके खड़े हो गए ताकि आप कुछ कर ही ना पाओ। तो 154 टॉमहैक क्रूज मिसाइल तक ये सबमरीन जो है वो कैरी कर सकती है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन स्ट्राइकर ग्रुप, ये भी जो F-35C फाइटर जेट जो है वो कैरी कर सकता है। तो ये सब जो है वो तैनात कर दिए हैं। आयतुल्लाह, अब यहाँ पे जो IRGC के कमांडर है उन्होंने बोला कि भाई देखिए हम इजराइल को पनिश करेंगे। 9 अक्टूबर को जो इन्होंने काम किया, इस्माइल हनैया जो है वो लगातार कह रहे हैं कि ऐसे कैसे कर दिया। तो अभी तक अमेरिका के प्रिपरेशन देख लेते हैं, ईरान क्या कह रहा है। देखिए इजराइल और ईरान क्या कह रहे हैं। ईरान तो कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे, कब करेंगे वो हम तुमको बता देंगे। ईरान कह रहा है कि जो भी इजराइल ने अभी तक किया है उसके गुनाहों की सजा उसको मिलेगी ही। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गोलान कह रहे हैं कि भैया देखो, जब मीटिंग हुई थी लॉयड ऑस्टिन से 11 अगस्त को, कि ईरान जो है वो बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। ये जो शांति देख रहे हो ना, ये आने वाले तूफान का संकेत है। ईरान ने बोला है देखो हमको बदला तो चाहिए, बदला पुर लेंगे, लेकिन 2 हफ्ते हो गए कुछ भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ईरान भी वाइडर वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाह रहा है। तो सबसे बड़ी बात आखिरकार वही, क्योंकि हनैया को मार दिया तो घुस के, मतलब इनकी मोसाद की मैं कितनी तारीफ करूं इजराइल की। ऐसा बोला, वैसे तो बोल रहे हैं कि हवा से मारा, बट सोर्सेस की माने तो जिस होटल में हनैया रुके जहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, समझ रहे हो, यहां पे पाशकियां की जो ईरान के नए प्रेसिडेंट जो रिफॉर्मिस्ट हैं उनकी ओथ सेरेमनी थी, नितिन गडकरी भी गए थे। अब वहां रुके इस्माइल हनैया जहां हमेशा रुकते थे, वहां पे 6 महीने पहले बम लगा दिया, उड़ गए। तो जब ये हुआ तो तबाही मच गई। ईरान ने बोला बेटा तुमने पहले हमारी काउंसलेट पे हमला किया सीरिया में, और अब तुम हमारे घर में घुस के हमला कर रहे हो। इससे ठीक एक दिन पहले, 24 घंटे पहले लेबनान में घुस के इजराइल ने फौज शकार को मार दिया, है ना, और उसके बाद फिर एक और बड़े कमांडर को मार दिया। तो इजराइल कह रहा है कि हम खत्म। अब इजराइल ने कंफर्म नहीं किया, नहीं डिनाई किया। देखिए हर किसी को पता है कंफर्म की क्या जरूरत है कि ये कौन करेगा, ये इजराइली करेगा। तो ईरान का दिमाग खराब है कि भाई ये क्या बदतमीजी हो रही है, मतलब हम कोई मंदिर का घंटा है जो कोई भी हमको आके बजाया जा रहा है, ये नहीं चलेगा। ईरान कह रहा है कि हमको क्या, तुम क्या समझ लियो, हम हैं, हम कोई क्या लौंडे लफाड़ी हैं, हमको क्या समझ लियो, हम बहुत मारेंगे तुमको। तो ईरान, अब देखिए जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने कहा है कि भाई देखिए हम जो अरेस्ट वारंट है, इस्माइल हनैया वॉर क्राइम्स में दोषी पाए गए हैं, और जो 8 अक्टूबर 7 अक्टूबर को अटैक हुआ जिसमें 250 इजरायली को पकड़ के ले गए, 1300 इजरायली को मारा गया, बहुत ही ब्रूटली मारा गया, तो ये बहुत ही गलत है। लेकिन फिर बाद में जब होस्टेज डील हुई तो इस्माइल हनैया उसमें मीडिएटर थे, लेकिन जो इन्होंने पाप किया उसकी तो सज़ा मिलेगी ही। वाइट हाउस सरप्राइज्ड भी थे। और देखिए जिस समय मारा है, जो असैसिनेशन का टाइमिंग था, ऐसा कहा जा रहा था कि इजराइल अब मतलब यहाँ पे एक पीस डील की तैयारी हो रही है, क्योंकि बहुत समय से वॉर चल रहा है। मार्च में एक पीस डील हुई, कहाँ है होस्टेज अभी नहीं पता, तो एक डील की तैयारी हो रही है, लेकिन उस समय यहाँ पे असैसिनेट किया है। तो यहाँ पे अमेरिका का दिमाग बहुत खराब है। ईरान कहता है कि देखिए हम तो मारेंगे चाहे जब भी हो। वही है कि जब सीरिया में भी हुआ था तब भी ईरान ने 300 के करीब मिसाइल्स जो है वो लॉन्च किया था। हालांकि सब कुछ मतलब इंटरसेप्ट कर लिया था, बट फिर भी कुछ मिसाइल गिरी थी। अमेरिकन ऑफिशियल कह रहे हैं कि देखिए इस समय ईरान एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। ईरान ऐसा सबक सिखाएगा इजराइल को कि बड़ी मुश्किल होने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए इजराइल ड्रोन ने भी वही मारा। इजराइल तो युद्ध में है ही है। इजराइल का रिस्पॉन्स वही है कि बेटा गोलन हाइट्स में 12 बच्चे मारे गए। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने नहीं मारा, हमने कुछ नहीं किया, तुमने खुद मारा। इजराइल ने कहा नहीं तुमने मारा। अब बदले में यहाँ पे इजराइल ने बम दाग दिए, ठीक है ना। और अब वही है कि फौज शकार की मौत हो गई, उसके 24 घंटे बाद इस्माइल हनैया।
तो एक तरीके से ऐसे हाई प्रोफाइल एसासिनेशन, मतलब एक लेबनान का लीडर है, एक हमास का पॉलिटिकल लीडर है, कि हाई प्रोफाइल एसासिनेशन है ना, तो ये जो एसासिनेशन है, एक लेबनान में मारा, एक ईरान में घुस के मारा, ये यही दिखाते हैं कि भाई अब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, इसमें देश जो है वो इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना। और अब बेंजामिन नेतन्याहू तैयार रहे युद्ध के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक तरफ आप हमला कर रहे हो और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि कुछ नहीं होगा। दूसरा देश ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, वो भी वार करेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि ईरान इजराइल को अटैक करता है, तो कहा जा रहा है कि जैसा अप्रैल में ईरान ने, उसमें भी आपको याद होगा कि 14 दिनों बाद, 12-13 दिनों बाद ईरान ने इजराइल पे हमला किया था। तो इस बार ज़्यादा होगा, इस बार ज़्यादा मिसाइलें जो है वो आएंगी। और इस बार जैसे ठीक है, सी डोम है, आयरन डोम है, इजराइल का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्राइक्स होने वाली हैं, जो कैजुअलिटी होंगी वो ज़्यादा हो, ठीक है ना। क्या स्टेक पे है भाई? पूरा का पूरा वेस्ट एशिया स्टेक पे है, तेल है, तेल के दाम बढ़ेंगे अगर ऐसा होता है। तो सबसे बड़ी बात, अगर ईरान या हिजबुल्ला मार लीजिए, मारता है, बम फोड़ता है, अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में है। अमेरिका की इकोनॉमी आप देख ही रहे हो, रिसेशन का खतरा है, अमेरिका में इलेक्शन है, हर कोई चाह रहा है कि सीज फायर हो, सीज फायर, पीस डील भूल जाइए फिर आप, अगले 1 साल तक कोई पीस डील नहीं होने वाली। और ये हर देश फिर इसमें शामिल हो जाएगा, प्रॉक्सी वॉर हो जाएगा। 12 अगस्त को अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने जॉइंटली बोला कि बेटा, अब देखिए ईरान को तो इन्होंने बोल दिया, कहा कि तुम ऐसा है कि तुम जितने भी ईरान और एलाइड है हमला नहीं करोगे इजराइल पे, बस डांट डपका के हमला नहीं करना, बैठ जाओ। इजराइल को क्यों नहीं बोल रहे हो? ये तो वही बात है कि अपने बेटे को कुछ नहीं कहना, दूसरे बेटे को बहुत डांटो। तो इजराइल को भी तो बोलो कि भैया तुम क्या कर रहे हो। इजराइल पे प्रेसिडेंट लेकिन बोला कि नहीं, डी एस्केलेशन करना है, तो इसमें ईरान को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। तो जो बाइडेन भाई बहुत समझ लीजिए कि इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू को साफ साफ बोला था इनफ इज इनफ फोन पे, कि बस बहुत हो गया, बंद करो अब, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, भयानक सिविलियन कैजुअलिटी होती जा रही है। इजराइल कह रहा है कि बेटा आन दो, जो भी आ रहा है हम तो उड़ा देंगे। तो सऊदी अरब, टर्की, जॉर्डन और वेस्टर्न स्टेट्स, उन्होंने अपने सारे लोगों को बोला है कि बेटा छोड़ दो लेबनान जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि इजराइल आ रहा है। सिविलियन इलाके में बॉम्ब गिरा था, 60 लोग मारे गए थे। तो आप ये समझिए कि इजराइल जो है, सारी फ्लाइट्स जो हैं वो इजराइल, जॉर्डन, लेबनान सब कैंसिल कर दी, बहुत सारे देशों ने, कि नहीं ना हमको नहीं भेजना, और अभी तक कैंसल्ड ही है, ठीक है ना। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर आयमान सफादी जो है वो अभी तेहरान जो है वो बातचीत के लिए जाएंगे, और वही है कि रोकने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, वहाँ पे 14 अगस्त को मतलब कल मीटिंग, तो वही बोला है कि आप कुछ करिए और जो भी इजराइल कर रहा है उसको रोकिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पास कौन कौन है? ईरान के पास हिजबुल्ला है, हुतीज़ है। 1971 में ईरान में रेवोल्यूशन है, उससे पहले तो जो रज़ा पेहलवी को यही अमेरिका ईरान को खूब सारे हथियार दे रहा था, सऊदी हथियार दे रहा था। लेकिन जैसे ही 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आया, कट्टरपंथ आया, तो सब कुछ खत्म हो गया। एकाएक अमेरिका के रिश्ते बहुत ज़्यादा बेकार हो गए। आर्गो आपने मूवी देखी है, वो मूवी देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। वो किस तरीके से अमेरिकन एम्बेसी को ख़त्म किया गया था, और कैसे फिल्म बहाने फिल्म प्रोड्यूसर आए, देश को घेरा, देश को बेवकूफ़ बनाया कि हम तो फिल्म की शूटिंग करने आ रहे हो, उससे किससे फिर वो वहाँ से एम्बेसी के लोगों को निकाला गया, राइट। तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर ईरान तुरंत इराक के साथ वॉर, 1980 से लेकर 89 तक 9 साल तक ईरान इराक वॉर में रहे। अब ईरान इराक भैया क्या बताएं, ये वॉर एकदम मतलब समझिए कि इतनी कॉमेडी वाला वॉर था। ईरान इराक वॉर पे मैंने कम से कम 7-8 लेक्चर्स लिया, देखिएगा। हुआ पता इसमें क्या था? इसमें लोग बहुत ब्रूटली मारे गए थे, केमिकल वेपन्स तक जो कि बैन है वो तक यूज़ कर लिए गए थे, वाइट फॉस्फोरस तक यूज़ कर लिया गया था। लेकिन 9 साल बाद ना ईरान जीता ना इराक जीता, दोनों को कुछ हाथ नहीं लगा। दोनों बैठे हुए हैं कि भैया क्या किया हमने, 9 साल तक एक दूसरे को मारते रहे, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब। अब उसके बाद फिर अमेरिका ने बोला कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो बेटा। अमेरिका ने पूरी तरीके से सपोर्ट देना बंद कर दिया, सैंक्शंस लगा दिए, ढेरों सैंक्शंस लगा दिए। तब से ईरान जो है वो हथियारों को लेकर किस पे डिपेंडेंट है? रशिया और चाइना पे डिपेंडेंट है। और रशिया चाइना भाई, क्योंकि अमेरिका के दुश्मन, तो दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, तो डेफिनेटली। अब देखिए इधर ईरान भी अपने हथियार बना रहा है, ईरान डिपेंडेंट भी है। अब जितने भी प्रॉक्सी फोर्सेस हैं, हिजबुल्ला और हुतीज, ये दो मेन है, शियाइट फोर्स, इनको जो है
खूब ईरान अपने हथियार बेचता क्या, देता है कि लो बेटा तुम अपने देश में, ये तुम्हारे पास, ये बम तुम्हारे पास, ये मिसाइल तुम्हारे पास, अपने देश में प्रॉब्लम क्रिएट करो। इसीलिए अगर हूतीस की बात करें और हिजबुल्लाह लेबनान में, हूतीस यमन में, इन दोनों के पास आधी पूरी देश है और पूरी देश की पॉलिटिक्स भी है। देखिए इन देशों को भी पता है, जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कि ये एक फोर्स की भी तरह है। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह एक आर्मी की तरह भी है, भले ही उसको आतंकी संगठन बोल रहे हैं अमेरिका, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं ये हमारी आर्मी है कि कम से कम हमको सपोर्ट तो करेगी। अब ईरान भाई देखो, क्योंकि बशार अल असाद जो है सीरियन वॉर में सबके स्टेक्स लगे हुए हैं, आईसिस को खड़ा करने में अमेरिका, ईरान, इन्हीं सबका हाथ है। तो अब बशार अल असाद एक शिया है और सीरिया भाई वहाँ पे आईसिस एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके खिलाफ हो रहा है सब कुछ, तो भाई इनको बैक किया है। अब यहाँ पे जो है वो रशिया के साथ खड़ा हुआ है और अमेरिका जो है वो बशार अल असाद के खिलाफ है। तो अब ईरान जो है उसको भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली और उसने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। जो सुन्नी मिलिटेंट्स हैं, आप ये समझिए कि उनको भी, अब ये जो रिलेशनशिप है आप जो देख रहे हो, ये ईरान पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड मैनेज करता है, जो सबसे इस समय मोस्ट पावरफुल आर्म्ड ग्रुप है। तो हिजबुल्लाह से लेकर हमास, और ये जो 3 ग्रुप हैं, हिजबुल्लाह, हमास और हूतीस, ये सब कंट्रोल कर रहे हैं इस समय, ठीक है ना। मतलब आर्म्ड ग्रुप सबसे ताकतवर आर्म्ड ग्रुप्स है, और इन दोनों को मतलब सबको मिला दे तो इनके पास मल्टीपल रॉकेट्स हैं, हथियारों का इनके पास अच्छा खासा स्टॉक है, जो कि इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान ने भाई देखिए आईसिस के खिलाफ जो बैटल हुई थी, ईरान ने सपोर्ट किया और ईरान ने ऐसी की तैसी की। आईसिस के खिलाफ ईरान बहुत तगड़े से लड़ा, ठीक है, जो शिया मिलिशियास थे, ठीक है, उनको भी मोबिलाइज किया ताकि इनको हटाया जाए। लेबनान और हिजबुल्लाह 1982 में बना, 1982 में बना, ठीक है। जैसे ही 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आता है, तुरंत हिजबुल्लाह बन गया। और हिजबुल्लाह फिर देखिए अब एक प्रॉक्सी ग्रुप है, जाहिर से पता है ईरान सपोर्टेड, रशिया, चाइना सपोर्टेड। तो यहाँ पे जो ईरान है उसने हथियार भी दिए, और हथियार दिए, ये लोग सीरिया में गए और जहाँ पे भी वॉर चल रहा था, इराक में गए, सब जगह गए और ज़्यादा फौलादी हो गए। तो एक तरीके से हिजबुल्लाह एक प्रॉपर ट्रेंड फोर्स है। इजराइल के पास वेपन बहुत ज़बरदस्त हैं, आयरन डोम ने उनके सारे हमले को नाकाम किया है, लेकिन 1.5 लाख रॉकेट्स और मिसाइल्स का जखीरा है अगर हिजबुल्लाह इनके प्रॉक्सी ग्रुप्स की बात करें। ऊपर से हमास भी भाई बैठा हुआ है, हमास भी इसी ताक में है कि बस बेटा हमला तो हो ही रहा है, और सारे प्रॉक्सी ग्रुप आके एक साथ जो है वो इजराइल को अटैक करें। हूतीज रिबेल्स भी, यमन में हूतीज रिबेल है भाई, 2014 से पूरा यमन पे इनडायरेक्ट कंट्रोल है इन्हीं हूतीज का, और यहाँ से जो ट्रेड जाता है उसमें भी इनका कंट्रोल है, ठीक है, जो ट्रेड होता है। यमन में सऊदी जो है बैक्ड विद अमेरिका यमन को सपोर्ट तो कर रहा है वहाँ की सरकार को, लेकिन कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक पूरा का पूरा ग्रुप है और इनके पास भी अभी 2 लाख एडिशनल फाइटर्स को इन्होंने रिक्रूट किया है। तो ये बोलना बिल्कुल गलत होगा कि यहाँ पे जो ईरान है वो बहुत ही अकेला है और ईरान कुछ कर नहीं पाएगा। तो पिछली बार जैसा अटैक हुआ, इस बार दिक्कतें हैं, मतलब हर कोई यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात, इतना कुछ होने के बावजूद ईरान ने क्यों हमला नहीं किया? भाई जवाब है, ईरान हमला करके कर क्या लेगा, क्या होगा? ईरान को इज्जत, उसकी ईगो पे बात लगी हुई है। तो सबसे बड़ी बात कि इजराइल को पनिश करें, हम सब चाहते हैं कि इजराइल को सज़ा मिले, लेकिन वो सज़ा के चक्कर में हमारे यहाँ से वेस्ट एशिया ना चला जाए। हम ऐसा ना हो कि कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत ज़्यादा एस्केलेट या ऊपर ले जाए। तो एक तरीके से ईरान फुल स्केल वॉर को बिल्कुल सहमत इस पे नहीं है, ना ही ईरान चाहता है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, क्योंकि इससे हमारे ट्रेड पे भी दिक्कतें पैदा होंगी। और ऊपर से जो ईरान के नए राष्ट्रपति आए हैं, तो इनके नए राष्ट्रपति जो हैं वो चाह रहे हैं कि हम वेस्ट से ठीक रिश्ते बनाएं। जो इतने समय से एक रिफॉर्मिस्ट है, ये इतने समय से दिक्कतें हो रही हैं, अब हम चीज़ों को थोड़ा सेट ऑफ करें और जो वेस्टर्न इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं इसको ख़त्म कोशिश करें कि कम से कम रखा जाए और फर्दर एस्केलेशन को इसमें रोका जाए, ठीक है ना। तो बेसिकली ईरान खुद भी नहीं चाहता, कि वो तो उसकी मजबूरी है, ईगो पे बात आई है और फिर उसके बाद प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि ईरान को हमला करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो ईरान ऐसा लगेगा कि भाई कुछ भी कर दो कल, तो ईरान कुछ नहीं करेगा। तो एक तरीके से यहाँ पे ये दिक्कत ईरान के साथ धर्म संकट खड़ा हुआ है कि जो ईरान की स्ट्रैटेजी है वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ताकि जो मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेज है वो एज पे रहे। इजराइल को बस ये पता हो कि हमला होने वाला है। भाई मैंने बताया ना, कभी भी हमला हो सकता है,
तो इसराइल अपनी पूरी फोर्सेस बॉर्डर पर रखा हुआ है, मोबिलाइज किया हुआ है ना, अपनी एयरफोर्स को रेडी रखा हुआ है कि भैया हमला होगा तो दिक्कतें पैदा होंगी। अब क्या इस एस्केलेशन को स्टॉप कर सकता है? भाई देखिए, नॉर्मलाइजेशन डील दोनों कंट्री ने 2020 में साइन की थी, ठीक है ना। अमेरिका ने अब्राहम एकॉर्ड्स जो है साइन करवाए थे। यूएई जो है, सऊदी जो है, इन सब ने, इजिप्ट सबसे पहले अनवर सादत 1979 में, इजराइल को, और जॉर्डन 1994, ये तीनों देशों ने पहली बार इजराइल को रिकॉग्नाइज किया एक तरीके से, ठीक है ना। तो अब सब कुछ बढ़िया है। बाद में अब्राहम एकॉर्ड्स में बहरीन भी आ गया, सूडान भी आ गया। तो धीमे धीमे देशों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है। अब बातचीत हो तब ये हो सकता है, लेकिन क्या इस समय कोई डील फर्क पड़ेगा? नहीं। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डेफिनेटली ऑयल प्राइस जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एस्केलेशन होगा तो याद रखिएगा ऑयल टैंकर्स पे हमले होंगे। वर्स्ट के सिनारियो यही है कि टोटल ब्लॉकेट जो है वो ईरान लगा देगा कि बेटा कुछ भी यहाँ से नहीं जाने देंगे, और इससे बहुत ज़्यादा प्राइसेज जो है वो बढ़ सकते हैं। ओपेक कंट्रीज पे असर पड़ सकता है, और इससे पूरी दुनिया जो है वो डिसरप्ट होगी, चाइना से लेकर रशिया तक, एवरीवन। तो समझ लीजिए कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, इम्पैक्ट हो सकता है अगर कुछ नहीं किया गया तो। अब ईरान हमला करेगा नहीं करेगा, वी डोंट नो, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल पक्की है कि आगे आने वाले ये पूरा अगस्त महीना काफ़ी टेंशन में जाने वाला है। तो सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।